आ गया सब? चलो मान लेते हैं आ गया। अब पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। कई लोगों को लगाए ही नहीं होंगे तो देखेंगे, नाम से ही क्लियर है। अब इधर ध्यान देंगे सब लोग, नाम से क्लियर है। द्वि मतलब दो। अब इधर देखना है, द्वि मतलब दो, घात मतलब डिग्री या पावर या घात लिख देते हैं। अर्थात जिस बहुपद की घात कितनी हो, दो हो। लेकिन अब आगे जुड़ गया है समीकरण। तो देखेंगे बहुपद तो हो लेकिन उसके बराबर अगर जीरो कर देंगे तब क्या कहलाएगा समीकरण। जैसे द्विघात वाले में यही होता है ax² + bx + c। ये है द्विघात बहुपद और इसके बराबर अगर जीरो कर दे तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। बस इतना है द्विघात समीकरण में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बताना तुम सब कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है, ध्यान देके बताना है कौन सा है कौन सा नहीं, यही बताना है। 2x² - x + 3 ये है ना, नहीं है। अभी जब तक बराबर जीरो नहीं कर देंगे, जब तक बराबर जीरो नहीं कर देंगे तब तक ये समीकरण नहीं होगा। उसके पहले द्विघात बहुपद रहेगा फिर वो। अब आगे बढ़ते इसको बताना। 3x² - 5x + x³ बराबर जीरो है? नहीं है, क्योंकि पावर क्या आ गई, 3 आ गई। तो पावर होनी कितनी चाहिए, दो बताए हैं कि बहुपद की घात जो बड़ी घात होती है वही होती है। इसमें घात बड़ी कौन है, 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया समीकरण। समझ में आया? तो ये नहीं है और ये था। फिर से बताना, सब लोग सोच लेना इसको सही ढंग से, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। 3x² - 5 बराबर जीरो, ये है? बताओ है कि नहीं है ना। अब पावर 2 आ गई तो है, ये नहीं देखना है कि और कुछ है कि नहीं है। अगर पावर 2 तो ये है। इस फॉर्म में लिख सकते हो नहीं, x के आगे जीरो से गुणा कर दो बन जाएगा, तो ये है। फिर से देखेंगे, ये है कि नहीं है? है। अगर आप गुणा करोगे तो x से x² में हो जाएगा। जब तक पूरा सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक नहीं कहेंगे नहीं। कोनो मंत्र थोड़ी चल रहा है कि बाबा जी जैसे बैठे हैं, अच्छा बताओ आपको ये सर्दी रात में आती है? नहीं। ये बताओ रात में अचानक उठ के कांपते हैं? हाँ, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर बरम है, ऐसे बताते। इसमें ये नहीं करना, पूरा सॉल्व करना है कंप्लीट। तो x से x में करेंगे x², फिर इस तरह से, फिर इसी x को भी 2 बचा था तो -2x, फिर इस 2 को x में करेंगे तो 2x + 2x, इस +2 को -2 में करेंगे तो -4, तो +2 से ये बचा x² - 4। तो बताओ पावर 2 आ गई कि नहीं आ गई? तो पावर 2 आ गई तो समीकरण है, लेकिन बराबर जीरो भी होना चाहिए। तो ये समीकरण समझ गए। अगर जाँच करने के लिए दिया जाए है कि नहीं है तो यही है पहला चैप्टर में, पहली प्रश्नावली में यही है। मैं 1-2 सवाल बता के आगे बढ़ता हूँ तुरंत प्रश्नावली नंबर 2 की तरफ। तो ये चेक कर लेंगे कि नहीं चेक कर लेंगे, क्लियर सी बात है। तो मैं पहला समीकरण लिख रहा हूँ, बताना है कि नहीं है। प्रश्नावली 4.1 का तुरंत फटाफट बताना। अभी मैं एक सिस्टम बता देता हूँ जो गुणा वाला रहा करे, तो कैसे मान लोगे है कैसे मान लोगे नहीं है बिना गुणा किए हुए। तो पहला आपको दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 1, 2x - 3। चलो अब इधर ध्यान देना, किताबी हम कहाँ देख रहे हो, ये बताओ है कि नहीं है। डायरेक्ट अगर बात पूछा जाए तो है। अगर कभी भी पावर 2 चाहे यहाँ पे दिख जाए चाहे यहाँ पे दिख जाए और चाहे 2 बार गुणा किया जाए तो हमेशा पावर 2 बन जाएगी, हमेशा बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर इधर स्क्वायर में आया, ये पावर 2 में आया, इधर भी अगर पावर 2 में आ गया तो कट जाता है, तो कभी कभी फंसा देगा। तो इधर भी पावर 2 रहेगा इधर भी रहेगा, तो जब सॉल्व करोगे वो कट जाएगा तो सिंगल x में बन जाता है, तब वो नहीं होता है। लेकिन एक क्लियर है कि नहीं है बिना सॉल्व किए हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 मिल जाएगी तुरंत, और इधर काटने वाला कुछ है ये नहीं है। इधर देखो x वाला, और x से हमें मतलब नहीं, केवल पावर 2 से मतलब है। अगर इसको खोलना चाहेंगे तो खोल सकते हैं, a² + b² + 2ab बराबर 2x - 3। इस 2x को इधर लाएंगे
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2x इधर आया तो ये -2x हो गया, ये -3 इधर आया +3 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब इससे ये कट गया। बता नहीं रहे कि अगर कटेगा तो x से कटेगा, क्यों? क्योंकि इधर x है, इधर पावर अगर 2 होता तब तो समस्याएं आ सकती थी। ये नहीं कट ही जाएगा एक्स स्क्वायर, कभी कभी नहीं कटेगा क्योंकि घटाएंगे इधर लाएंगे तो। अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, है कि नहीं है? पावर 2 आ गई तो है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको बताना दूसर का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 -x। ये बताओ है कि नहीं है? है कि नहीं है? है भैया, देखो पावर 2 आ गई। अब इसमें इधर करोगे तो x अकेला ही रह जाएगा, तो ये वैसे भी डायरेक्ट बता सकते हो है, और नहीं सॉल्व करके भी बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये हो गया बराबर -6 और प्लस 2x हो गया, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में 2x, तो 2x इधर ले आएंगे और 6 को भी इधर ले आएंगे, तो -2x ये प्लस 2x है, इधर आया -2x, ये -6 इधर है तो इधर आया +6 बराबर 0। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0। देखो पावर 2 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई तो है। तो समीकरण बता लेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला प्रश्नावली में 6 7 8 10 सवाल, 8 सवाल यही दिया गया है कि नहीं है। जैसे एक और मैं लिख रहा हूँ, इसको बताना VII, बताना तुरंत। इसको लिखा गया है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर -1। ये है कि नहीं है? कैसे मान लिए कि नहीं है? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ तो पावर 3 मिल गई और इधर भी पावर 3 मिल जाएगी, तो हो सकता है सॉल्व करने में कट जाए, और कट जाएगा तो स्क्वायर वाला मिल सकता है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स क्यूब a + b का होल क्यूब है, चाहे होल क्यूब करो चाहे 3 बार गुणा कर लो, बात सेम चीज़ होती है। चाहे फार्मूला रट लो, चाहे पावर 2 रहे तो 2 बार गुणा कर लो, 3 बार है तो 3 बार गुणा कर लो, बात सेम होती है, लेकिन याद होना चाहिए फार्मूला। अब a क्यूब + b क्यूब होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3ab 3 दूनी 6x x + 2 यही होता है। a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab a + b होता है। यहाँ पे अब 2x का इसमें गुणा कर रहे हैं तो 2x क्यूब हो गया -2x हो गया। अब यहाँ से लग रहा है क्लियर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 2x के क्यूब के आगे क्या लिखा गया? 2, और यहाँ पे यक्का लिखा गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घट जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट कह सकते हो कि ये नहीं है। अगर यहाँ पर भी 2x क्यूब होता तब तो हो जाता, तुरंत कट जाता, इधर आता ना, तो ये प्लस था, इधर आके माइनस, इसको काट देता, तो यहाँ से ये स्क्वायर मिल जाता हमको। तो बिना पूरा सॉल्व किए इतना जल्दी नहीं बता देना नहीं है। पहले पूरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे पावर 2 बची है तब है, नहीं तो नहीं है। केवल 2 पावर देखना है बस। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर दूसर का है। देखेंगे अब थोड़ा सा हम सब बेसिक से ऊपर उठ रहे हैं। तो पहला सवाल है, लिखेंगे सब लोग खटाखट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है बस, सॉल्व नहीं करना है, केवल द्विघात बना लेना है बस। तो यहीं से शुरू होता है आपका मेन चैप्टर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे सवाल नंबर 2 का पहला। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इसको अच्छे से समझेंगे, ये हर जगह काम देगा, द्विघात द्विचर ये बहुत जगह काम देगा, इसको समझ रहेंगे। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में ही है, लिखा गया है वो ब्रैकेट में, तो उसको नहीं लिखेंगे। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। या डायरेक्ट अब यहीं लिख देते हैं, समीकरण बनाने के बाद सॉल्व भी कर देंगे।
भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसको ध्यान देंगे, इस तरह का सवाल, इस तरह के सवाल को एकदम ध्यान देंगे। देखेंगे पहले क्या दिया गया, आयताकार है। भूखंड कैसा है, भूखंड मतलब ये भूक्षेत्र, जैसे जमीन खेत हो, तो ये कैसा है, आयताकार है। आयत ऐसे बनता है, यही है आयत। अगर ये ए तो ये भी क्या होगा ए, ये बी तो ये क्या होगा बी। ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम, लेकिन ये अलग अलग होते हैं, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। ये आयत की कंडीशन होती है। जबकि वर्ग में इसको सटा देते हैं, हल्का और ले आते हैं, इसी के ए के बराबर बी को भी कर देते हैं, तो वर्ग बन जाता है। अब आगे कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं चौड़ाई। तो लंबाई को ए मान लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल याद रखना, लंबाई गुणे चौड़ाई, जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आता है। अब आगे दिया गया है, और ये दिया कितना है 528, ये दिया गया है। ये करा आयत का क्षेत्रफल जो है आयताकार भूखंड का, जो कि लंबाई गुणे चौड़ाई होना चाहिए, और वो 528 वर्ग मीटर है। तो 528 है, यहाँ से ए बी बराबर 528। अब आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, तो ये चीज़ ध्यान देना, सवाल में इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। सवाल में जिस तरह से कहे वही लिख देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे इसमें अपना दिमाग इस तरह सवाल में लगाते हैं तो ये समझ में नहीं आए, उधर गुणा करें उधर करें, ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तुरंत कन्फ्यूजन हो। जैसे कह रहा वैसे मैं करने चल रहा हूँ। लंबाई को क्या माने हो ए, लंबाई क्या माने, तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मतलब ए, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई है बी, इसका दुगुना 2b, चौड़ाई का दुगुना से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये गया। लंबाई जो थी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक थी, वही मैं लिख दिया सीधा। तो इस तरह के सवाल में जैसा कहे वैसे ही लिख देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से उठा के ए की वैल्यू इसी में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक की वैल्यू इसी में उठा कर रख देते हैं। चाहे यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, एक की जगह पे, बात दोनों सेम है। तो मैं ए बराबर, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 आया, तो ए बराबर इसी में रख देता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर रख देते हैं फटाक से। अब ए बराबर इसमें रख देते हैं, ये था ए बी बराबर 528, यहाँ से ए की जगह मैं रख रहा हूँ 2b + 1, कुछ किए नहीं है इसमें। ए बराबर ये दिया था, हम ए की जगह पर रख दिए हैं, 2b + 1 गुणे इधर b था बराबर 528। तो देखो b का गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा, b का तो ये हो गया 2b² प्लस b, इस 528 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, यही तो बनाना था द्विघात। अब सॉल्व भी कर सकते हो, 528 का गुणा 2 से कर देंगे, जो आएगा इस प्रकार तोड़ मोड़ करेंगे कि b आ जाए, सिंगल आ जाए, तो ये गुणनखंड है। तो कितने लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं, कर सकते हो? तो इसको घर पे करना, बाकी सवाल यहीं तक करना था, केवल आपको द्विघात समीकरण बनाना था। एक तो बन गया किसका, चौड़ाई वाला, और दूसर का यही बी वाला मनवा इसमें रख दोगे तो लंबाई में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मैं फिर से, एक तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। और यहाँ से आप सॉल्व करके लंबाई और चौड़ाई बहुत आराम से निकाल सकते हो। बी का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बी का मान निकलेगा तो एक मान माइनस में आएगा, क्या लंबाई माइनस में आएगी, नहीं, और एक मान प्लस में, और नहीं प्लस अगर माइनस में भी आ रहा है तो देखोगे लंबाई चौड़ाई इधर उधर हो जाएगा बस, तो जो दोनों मान हो जाएंगे वही लंबाई चौड़ाई बन जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करने का काम तुम्हारा सबका है। अब मैं यहाँ पे फिर से, अब बी की जगह पे मैं 528/a रख रहा हूँ। एक तो वो आंसर हो गया समीकरण 1 में,
समीकरण 2 में, अब 2 में, समीकरण 2 में 1 का मान रखते हैं, 2 में 1 का मान रखते हैं। एक तो ये आंसर यहाँ भी सही है, तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो बात वही बनेगी। अगर सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, लंबाई चौड़ाई। अब इसमें रख देते हैं, यहाँ से आया समीकरण 2 से b बराबर आया 528/a। ये यहाँ से देखो b की जगह 528, a इधर गुणा में इधर आके भाग में हो गया। अब रख देते हैं a बराबर 2, b की जगह पे हो गया 528/a प्लस 1, यही हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, a बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10, 1056। और ये यहाँ से 1 कर देंगे तो a का गुणा इधर हो जाएगा प्लस a/a हो जाएगा। ये a इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आएगा a², ये प्लस a रहेगा, ये a² बराबर 1056, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं प्लस a, यहाँ से a², ये प्लस a है इधर आके माइनस a हो जाएगा, ये प्लस 1056 है इधर आके माइनस 1056 बराबर 0। एक समीकरण ये बन गया। ये किस में बन गया है? लंबाई में। और ये किस में बना है? चौड़ाई में। तो यही करना था आपको। अब आप इस समीकरण को भी 1056 का गुणनखंड करेंगे ए, तो ये तुम्हारा सबका होमवर्क है गुणनखंड वाला। तो नहीं आएगा तो मैं इसको बता दूंगा। करना क्या, गुणनखंड ऐसे करेंगे, 528 का गुणा 2 में कर देंगे, जो आएगा काट लेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि प्लस बी आ जाए। ये तो करते हैं गुणनखंड में। और इसमें तो 1056 का ही तोड़ देंगे, आना चाहिए ए, कर लेंगे इसका। अब अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लो इसको, थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह रहा दो क्रमागत धन पूर्णांक, देखो फिर से वास्तविक संख्या आ गई कि नहीं, धन पूर्णांक, इसीलिए धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम विषम, ये सब पहले ही चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए। अब मैं उसी को पढ़ा देता हूँ। तो अब धन पूर्णांक, अब जिनको नहीं पता है वो समझ लेंगे। धन पूर्णांक क्या होता है? जो जीरो के दाहिनी तरफ हो। अब 1 2 3, एक से अर्थात प्राकृतिक संख्याएं ही क्या है? धन पूर्णांक होती। और ऋण पूर्णांक जीरो से पहले, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक। ये मैं बार बार क्यों कहता हूँ? मैं पागल हूँ? नहीं, पागल नहीं हूँ। ये परीक्षा में पूछ सकता है ना कि जीरो क्या है, तो इसको ध्यान में रखे रहेंगे ना। तो धन पूर्णांक जीरो के दाहिने अर्थात प्राकृतिक संख्याएं क्या है? धन पूर्णांक है। तो कह रहा है दो धन पूर्णांक है, लेकिन क्रमागत, एक शब्द मिलेगा क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। जैसे पहले 1 आए तो बाद में 2 आए, ये नहीं कि 1 आए 5 लिख दिए, ऐसा नहीं। पहले 1 तो बाद में 2, पहले 3 तो बाद में 4। पूर्णांक किसी तरह होता है, मतलब क्रम से आने वाले को क्रमागत बोलते हैं। अब पहला धन पूर्णांक क्या पता है कि 1 है? नहीं है। क्या पता है 2 है? नहीं है। तो मान लेते हैं पहला x, पहला क्या मान लेते हैं? x। तो दूसरा का कितने लोग बता सकते हैं? x + 1। देखो जैसे पहला अगर हम 1 मानते हैं तो दूसरा का क्या होता है? 2। तो 2 कैसे हुआ? 1 में 1 जोड़ दिए, तो वही 1 में 1 जोड़ दिए। अगर मैं 5 मान लेता पहला धन पूर्णांक, दूसरा का क्या होता है? 6। तो पहला 5 तो दूसरा का 6। तो समझ में आया चीज? एक अधिक होता है धन पूर्णांक। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 306 है। दोनों का गुणनफल 306, दोनों का गुणनफल मैं लिख रहा हूं, दोनों का गुणनफल 306 ये दिया गया है। अब पहला क्या है? x, दूसरा का क्या है? x + 1। इनका गुणनफल कितना है? 306। अब x से x में करेंगे x² प्लस 1 का x में करेंगे x बराबर 306। यहाँ से x² + x - 306 बराबर 0। अब कह देना इसमें भी माइनस में आ गया, इसमें भी नहीं आएगा। देखो कैसे, -4 ऐसे हो जाएगा। तो वैसे 306 का आप तोड़ोगे कुछ तो 1 में बन जाएगा नॉर्मल वे में। तो लेकिन हमें द्विघात समीकरण ही बनाना था, तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पे आंसर। बाकी मैं जितना छोड़ रहा हूँ, जितने लोग का मन होगा वो घर पे गुणनखंड कर लेंगे, और नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएगी ना। हाँ, सब लगा के आना। देखेंगे कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब बताओ क्या रोहन वगैरह पता है कितने वर्ष के? नहीं, लेकिन ये फिक्स कर दिया उसकी माता 26 वर्ष से बड़ी है उसे। तो माना रोहन की आयु x वर्ष, माना रोहन x वर्ष। तो बताओ माता कई वर्ष की होंगी?
x प्लस 26, रोहन से बड़ी है कितना 26 वर्ष, तो x प्लस 26। जैसे तुमसे कह दिया जाए कि तुम्हारा भाई तुमसे 5 वर्ष बड़ा है, तो अगर तुम 10 वर्ष के रहोगे, तुम्हारा भाई कितना वर्ष का 20 वर्ष का, 5 वर्ष बड़ा है। तो वैसे ये भी कह रहा है कि रोहन x थे तो उसकी माता 26 वर्ष उससे बड़ी थी, x प्लस 26। आगे कह रहा है उनकी आयु में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। अब बताओ, आज अगर तुम 10 वर्ष के हो तो 3 वर्ष बाद कई वर्ष के होगे, 13 वर्ष के, तो अर्थात 3 जोड़ा गया है। अब कह रहा 3 वर्ष बाद दोनों की आए, 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष बाद रोहन कितने हो जाएंगे x प्लस 3 वर्ष अधिक। अब माता जी x प्लस 26 प्लस 3, ये इतना थी, तो हो जाएगा x प्लस 29, ये इतना। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष पश्चात इनका, और x प्लस 29 इनका, बराबर कितना दिया गया है 360, यही दिया गया है। अब गुणा कर लेंगे, x से x में गुणा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 9 3 12 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। यहाँ से आया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3, ये बचा 15 में से 8 गया 7, 273 बराबर 0। इसको भी कर लेंगे। अब से 3 वर्ष पश्चात इनकी आय का गुणनफल कितना है 360। देखो अब से 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 x प्लस 29, तो इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना दे दिया गया 360। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसका भी गुणनखंड ही बनेगा, आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो बताओ वर्तमान आयु क्या है x, तो यहाँ से x निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, एक आएगा माइनस में एक आएगा प्लस में, तो माइनस में किसी की आयु हो ही नहीं सकती, कि होती है किसी की माइनस में, कोई नहीं होगा ना, जो होगा 21 वर्ष से शुरू होता है। किसी को ये नहीं कहते तुम -10 वर्ष के हो, तो ऐसा कह दोगे इसका मतलब तुम अतीत में हो, अभी तुम्हारा पता ही नहीं है कहाँ पे हो। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या रेलगाड़ी की चाल पता है? नहीं पता है, तो लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, तो दूरी कितना है 480, दूरी 480 किलोमीटर दिया गया। फिर कह रहा है कि ये रेलगाड़ी अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कह रहा है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम तो कम कर देते हैं, तो x थी x माइनस 8 हो जाएगा चाल, नई चाल कितना आ जाएगी x माइनस 8, x किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यहाँ से आपको समय निकल आएगा कि नहीं, यहाँ से दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से दूरी कितना है 480, दूरी कितना है 480 बराबर चाल कितना थी x, समय मान लेते हैं t, तो यहाँ से समय t बराबर 480 बटे x, समय कितना है 480 बटे x। अब कह रहा है अगर चाल 8 कम कर देते तो x माइनस 8 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है उसी दूरी को, तो दूरी तो अभी वही चलनी है 480, तो कह रहा है समय जो है t जो आप लिए हो वो 3 घंटे अधिक लगता है, अर्थात समय जो पहले t था अब t प्लस 3 अधिक लग रहा है, तो 480 बटे x प्लस 3। अब मैं निकाल रहा हूँ, ये नया चीज़ है, ये प्रश्नानुसार है, आगे वाला चीज़ है। अब दूरी बराबर फिर से लगा देंगे, दूरी बराबर, दूरी है 480, दूरी बराबर चाल, चाल है x माइनस 8, चाल गुणे समय आ गया 480 बटे x प्लस 3, ये है समय।
दूरी बराबर चाल गुणे समय कर दिए। अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। ये है 480 बराबर, इसमें इसको गुणा कर देते हैं, 480 गुणे x माइनस 8 बटे x हो गया, प्लस 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 3x माइनस 8, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 480, ये तो द्विघात बन ही रहा है, द्विघात नहीं बन रहा है समय। हाँ क्या कोई कुछ कह रहा था, चाल गुणे समय, तो इसमें डायरेक्ट मान निकल आ रहा है। चाल बराबर दूरी गुणे समय। इसमें तो काटोगे तो हाँ ना, चलो चेक कर लेते हैं। ये हो गया 480x माइनस 8 28 64 8 चौक 32 32 6 40 32 6 38 बटे x हो गया। हाँ आ तो रहा है 3x माइनस 3 8 24 3 8 24, ये बटे 1 कर लेते हैं। 480 बराबर ये हो गया 480x माइनस 3840, ये 3840 ही आएगा ना, गुणा उड़ा ध्यान देते रहना, देखना ये x यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, अर्थात यहाँ x से गुणा कर देंगे, यहाँ भी किससे कर देंगे, x से। हर क्या हो गया समान, तो x प्लस ये x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x बटे x हो गया। अब ये x हर समान तो सीधा इधर लाते हैं, ये हो गया 480x इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा। अब 480x है और माइनस 24x है, तो कितना हो जाएगा 456 56 24 80 456x, ये माइनस 3840 हुआ और ये प्लस 3x स्क्वायर। कुछ किया नहीं है इसमें, इसको पूरा हर अंश अंश क्या हो जाएगा जोड़ देंगे, और हर अगर समान है तो इधर गुणा कर देते हैं, हर समान होता तो अंश अंश जोड़ देते हैं, कुछ किए नहीं। अब देखो ये बन गया है कि नहीं, अब इसको मैं उधर भेज देता हूँ। यहाँ से हुआ 3x स्क्वायर प्लस 456x माइनस 3840, कुछ कर नहीं रहे, ये प्लस 480x था, इधर आया माइनस 480, x बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर, 456 में से वो घटाएंगे तो माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। 3 से देखो सब कट रहा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 दूनी 6 3 8 24 1280 बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये है समीकरण। इसको कुछ करना नहीं था। देखो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति, कह रहा है रेलगाड़ी की चाल चाहिए, हमें नहीं पता था, हम x मान लिए। फिर कह रहा है दूरी 480 चलनी थी, तो हमने कहा समय निकाल लेते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से, तो दूरी है 480, चाल है x, तो समय है t, तो t बराबर 480 बटे x हो गया। क्यों? क्योंकि x इधर गुणा था, इधर भाग में हो गया। फिर कह रहा है यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती, पहले x से थी अब 8 कम हो रही है, तो x माइनस 8। फिर कह रहा है दूरी वही चलनी है 480, कह रहा है लेकिन समय जो है 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। अब बताओ जब चाल कम किया तो समय भी अधिक लगेगा ना, जैसे चाल पहले ज़्यादा तेज जा रहे हो कहीं तो जल्दी पहुंच जाओगे, स्लो कर दिए तो देर लगेगा, तो वही कह रहा 3 घंटे अधिक लग रहा है। पहले t था टाइम अर्थात 480 बटे x था, अब 3 अधिक हो गया अर्थात प्लस 3। तो फिर से वहाँ दूरी बराबर कितना था 480, चाल x माइनस 8, समय इतना। इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधा। अब सॉल्व करने का हमने क्या किया, यही तो होता है, x का पहले इसमें गुणा कर देते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, पूरा x माइनस 8 का गुणा इसमें कर देते हैं, फिर x माइनस 8 का गुणा हमने 3 में कर दिया, बाकी कुछ किया नहीं, बाकी ओनली कैलकुलेशन है। आगे सॉल्व करें, इसको लिख लेंगे फटाफट, नोट कर लेंगे।